हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो इसमें अपने 4 पार्ट इसके कर लिए थे जो कि मैंने आपको थ्योरेटिकली करवाए थे, जो नोट से वीडियो बनाता हूँ उससे। आज जो 5वां पार्ट करेंगे इसमें एक डेरिवेशन है। तो वो डेरिवेशन आपका बोर्ड के बिना नहीं हो सकता था, तो बोर्ड पर ये वाला टॉपिक करवा रहा हूँ। आपका जो टॉपिक है वो आपके पास है कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वी डी से अपने शो कर देते हैं, और करंट होता है आई। तो इन दोनों के बिटवीन रिलेशन निकालना है, मतलब फॉर्मूला निकालना है जो इन दोनों के बिटवीन अपने को क्या करे, रिलेशन बताए। तो अब यहां तक पहुंचने के लिए देखो क्या करते हैं अपने, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ। ये ए आपके पास क्या है, कंडक्टिंग वायर है या कंडक्टर इसमें लिखा हुआ, आप कंडक्टिंग वायर इसको मान सकते हो। इस कंडक्टिंग वायर की लेंथ कुछ भी हो सकती है, बड़ी लेंथ स्मॉल एल लेंथ मान लेते हैं अपनी, टोटल लेंथ इसकी स्मॉल एल मान लेते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग मान रहा हूं मैं तो। और उस लेंथ में से अपने एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, डेल्टा एल। पूरी वायर है, पूरी वायर में से एक छोटा सा पीस ले लेते हैं, डेल्टा एल। इसके लिए अब देखो क्या करेंगे अपने, इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला निकालना है उसकी प्रोसेस बता देता हूं, क्योंकि जिस रास्ते पर चलना होता है अपने को, जिस रास्ते पर चल के फॉर्मूला निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस जो आपने ये वायर का पीस लिया हुआ है, टुकड़ा लिया हुआ है वायर का, कंडक्टिंग वायर का, इसके लिए डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालो, डेल्टा टी की वैल्यू निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब इसमें कितना चार्ज है, कितने टाइम में वो फ्लो हो रहा है। तो वो अपने क्या करेंगे, इससे आई की वैल्यू आ जाएगी, और इसी जो आई की वैल्यू जब आप निकालोगे तो इसी से ही आई और वीडी में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। समझ आई इतनी बात। तो अब देखो, जो ये प्रोसेस है अपने क्या करते हैं कि ये एक वायर ले रखी है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इस वायर की लेंथ डेल्टा एल है। ये ई वेक्टर आपने इस साइड क्या लगा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, आप उस साइड भी मान सकते हो। तो जब आप क्या करोगे, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता होता है एफ इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर लगता है। ये माइनस अपने तभी लगाते हैं, नेगेटिव चार्ज, और ये माइनस अपने को डायरेक्शन शो करता है, ठीक है ना। तो ये इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो अब आपको समझ आ गया भी करना क्या है, क्या प्रोसेस करनी है। तो वही चीज है कि अकॉर्डिंग टू फिगर, लेट वी हैव ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ ए कंडक्टर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए एंड लेंथ डेल्टा एल। एक कंडक्टर है, उसके क्या है, अपने पास एक छोटा पीस है उस कंडक्टर का, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उसकी लेंथ कितनी है, डेल्टा एल है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर अप्लाइड ऑन इट। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर आपने इस पे अप्लाई किया हुआ है। लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन। अब ये चीज यहां पे मानी हुई है क्योंकि ये चीज फॉर्मूले में काम आएगी। तो बस एक ही चीज है जो आपको इस फॉर्मूले में याद रखनी है, भी आपको स्मॉल एन इसके पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की नंबर आपको एज्यूम करने हैं, ठीक है ना। भाई जो आपने ये कंडक्टर ले रखा है, इसका यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब जो इसका वॉल्यूम है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल एन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको तभी मानने पड़ेंगे, अब कई सोचेंगे कि सर इसको क्यों लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों एज्यूम किए, क्योंकि अपने को चार्ज चाहिए, यहाँ पर डेल्टा क्यू की वैल्यू चाहिए। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये अपने एज्यूम किया हुआ है। तो इतनी चीज आपको खुद को याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट स्टेप पे कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट डेल्टा वी, यानी इस जो स्मॉल एलिमेंट वायर का डेल्टा एल लेंथ का लिया हुआ है, इसका अगर मैं वॉल्यूम आपको कहूं डेल्टा वी, तो ये कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम आपके पास कितना आएगा। तो अब देखो ये वॉल्यूम आपके पास मैं यहां लिख रहा हूं ए इंटू में डेल्टा एल आ जाएगा, ए इंटू डेल्टा एल। अब ये कैसे आया मैं आपको ये भी बता देता हूं, कई बच्चों को तो समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम ऐसे कैसे निकाला इस छोटे से पीस का। अब जिसको नहीं समझ आया वो एक चीज एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लो। देखो आपको पता है कि अगर मैं एक सिलेंडर बनाता हूं यहां पे, ठीक है, सिलेंडर, और इसकी हाइट मैं एज्यूम कर लेता हूं एच हाइट, एच हाइट है। अब अगर आपको मैं आप स्टूडेंट्स को बोलूं कि इसका वॉल्यूम बताओ मुझे क्या होगा सिलेंडर का, तो आप सब कहोगे कि सर पाई आर स्क्वेयर एच इसका वॉल्यूम होता है ना।
अब किया क्या है आपने, अगर मैं इसके इस सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इस एरिया की बात करूं तो ये वाला एरिया आपने क्या लिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर लिया हुआ है, क्योंकि सिलेंडर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो उसका एक सर्कल होता है, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर, और इंटू में इसकी हाइट ले लिया आपने, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, यानी इसका क्या बन गया, ये वॉल्यूम बन गया। अब बिल्कुल सेम चीज आपको यहां पर करनी है। देखो क्या करना होगा यहां पर, यहां इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा एल है, यानी जो हाइट और लेंथ एक ही काम कर रही है दोनों यहाँ पे, तो वही चीज है कि इसकी लेंथ डेल्टा एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो ए इंटू डेल्टा एल इसका क्या आ गया बच्चों, वॉल्यूम आ जाएगा इस स्मॉल एलिमेंट का। समझ आई इतनी चीज, ए इंटू डेल्टा एल। अब देखो अगर मैं बात करूं आपसे ये वाला पॉइंट लेके कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, इन पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या है ये, स्मॉल एन है आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको लिखूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डेल्टा वी वॉल्यूम, डेल्टा वी वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, तो आप कहोगे कि सर एन इंटू में डेल्टा वी हो जाएगा। भी आपको कह दिया भी एक पेन का रेट 5 रुपए है तो 10 का बताओ कितना होगा, तो आप क्या करते हो 5 इंटू 10 50, वही है कि यूनिट यानी 1, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के नंबर है वो इतने हैं स्मॉल एन, तो डेल्टा वी वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और डेल्टा वी की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे वो कितने आ जाएंगे, एन ए डेल्टा एल, ये आ जाएंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अब नेक्स्ट देखो कि चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डेल्टा एन में कैपिटल एन मान लो इसका नंबर, तो अब इतने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, अगर देखो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, तो अगर मैं पूछूं कि इन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, तो सर आप कहोगे कि सर क्यू इज इक्वल टू एन ई होगा, ये फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में आया था जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अब अगर मैं इन इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज की बात करूं तो वो चार्ज आपका डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कैपिटल एन इंटू ई आ जाएगा। कैपिटल एन आपने किसको मान लिया, इसको मान लिया, तो अब कैपिटल एन की वैल्यू पुट कर दो, तो जो डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वो कैपिटल एन की जगह आप ये रख दो एन ए डेल्टा एल और ई। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, अपना फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, डेरिवेशन का फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट। जो आप कह रहे थे कि यहाँ पे मैंने लिखा था ना आपका क्या है, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो इसमें डेल्टा क्यू फाइंड कर लिया है आपने। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दी। अब बात आती है इस डेल्टा टी की। तो अब देखो कि अगर मैं बात करूं यहां पे कि जब आप किसी भी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर आप अप्लाई करने के बाद जो इन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, उस वेलोसिटी को अपने क्या बोल देते हैं, उसको अपने बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं, मतलब ये एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब अगर अपने मान ली यहां पे कि इफ drift velocity of electrons is vd, then time taken to cross डेल्टा एल लेंथ। तो आप बताओ मुझे कि जो डेल्टा एल लेंथ है इसको क्रॉस करने में जो टाइम लेगा ये, ठीक है भी ये वाले इलेक्ट्रॉन है इनकी वेलोसिटी वी डी है, तो ये डेल्टा एल लेंथ को यानी डेल्टा एल डिस्टेंस को पार करने में टाइम कितना लेंगे, क्रॉस करने में टाइम कितना लेंगे, तो टाइम क्या होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, यही होता है टाइम। तो अब अगर मैं डेल्टा टी की वैल्यू यहां पे लिखूं तो वो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी है डेल्टा एल है और वेलोसिटी कितनी है वी डी है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई आपके पास, यही है भी डेल्टा टी टाइम क्या है,
भी इस जो आपने ये स्मॉल डेल्टा एल लेंथ ली हुई है, इसको क्रॉस करने में लगा टाइम इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ पे वी डी है, यही मान रखी है आपने, तो टाइम कितना लगेगा, डेल्टा एल अपॉन वी डी। ठीक है, तो अब देखो डेल्टा क्यू आ गया, डेल्टा टी आ गया, दोनों को क्या करना होगा, अब डिवाइड करना होगा। तो वही कि फ्रॉम इक्वेशन 2/3, इक्वेशन 2/3 करें तो लेफ्ट हैंड साइड के अपॉन में लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इधर राइट हैंड साइड ये वाली, तो एन ए डेल्टा एल और ई, और यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो आ गया ऊपर, और यहां पे ये डेल्टा एल अपॉन वी डी, ये आ गया। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूं आई, लिख सकता हूं ना आई। तो I इज इक्वल टू, यहां डेल्टा एल से डेल्टा एल कैंसिल, और ये वी डी कहां चला गया, ऊपर, तो I इज इक्वल टू एन ए वी डी ई। ये आपके पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया I और वी डी में, इसमें I और वी डी में रिलेशन आ गया आपके पास। और इसको मैं अक्सर ही जो प्रीवियस ईयर भी मैं पढ़ाता था, जब भी स्टूडेंट को ये टॉपिक मैं पढ़ाता हूं, तब उनको एक चीज यहाँ पे बता देता हूं मैं जोड़ के, ठीक है ना, मेरी अपनी तरफ से जुड़ी हुई चीज है, वैसे नहीं, आपको याद करने के लिए बता देता हूं कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद करना है तो आप मेरा नाम याद कर लो, नवदीप। ठीक है, इसमें एन ए वी डी ई, इतना नाम आपको याद करना है, एन ए वी डी ई। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। ये मैंने अपने आप बनाया हुआ है मेरी तरफ से, कोई ऐसे नहीं किसी बुक से बता रहा हूं ये वाला फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा आपके पास करंट डेंस सॉरी जो इलेक्ट्रिक करंट है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों में रिलेशन। ठीक है, अब अगर देखो आपको पता है कि हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई लगा हुआ है, ई लगा हुआ है, तो अपने लिख सकते हैं, सो जो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वी डी, वो म्यू ई के इक्वल हो जाएगी, होती है ना ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी म्यू ई के इक्वल, जो आपने म्यू यहाँ पे क्या है, मोबिलिटी बोल देते हैं इसको, तो ये मोबिलिटी वाले फॉर्मूले में पढ़ा था, ई टो अपॉन एम इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो अब इस वी डी की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो आप क्या करोगे, आई इज इक्वल टू, इसको आपको यहां पुट कर देना है, तो एन ए वी डी की जगह म्यू कैपिटल ई स्मॉल ई। ये आपके पास जो रिलेशन है, ये तो किस किस में है, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, यहां पे क्या आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, और ये वाला रिलेशन है आपका इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी में। तो जो मर्जी आ जाए आपके पास, दोनों ही फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। इस फॉर्मूले में एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का, म्यू यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और स्मॉल ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू है। ठीक है ना, तो इसको एक बार देख लो आप, फिर अपने नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक और करेंगे अपने आज, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपके सामने खाली छोड़ रहा हूं इसको, फिर अपने नेक्स्ट जो इससे थोड़ा सा ये टॉपिक भी पढ़ा अभी, वो भी कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने थोड़ा सा एक साइड ये लिखा हुआ है, ये डब्बा बना के, क्या इसी के साथ ही चल रहा है ये टॉपिक, कोई अलग से टॉपिक नहीं है, इसी के अंदर ही है, यहां से आगे ये वाला स्टार्ट कर रहा हूं कि इफ कांस्टेंट करंट आई इज फ्लोइंग फ्रॉम ए कंडक्टर, यानी आपके पास जो ये कंडक्टर है इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा हो, मतलब आई की वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना हो। ठीक है, 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही फ्लो होता रहे, 6 एम्पियर है तो 6। तो अगर I की वैल्यू कांस्टेंट हो, तो अगर मैं यहां से इस फॉर्मूले से लिखूं, तो एन ए वी डी और E ये भी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि I कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट कोई ना कोई वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे N और E ये भी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि E तो पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। और N जो होता है वो क्या है कि किसी भी मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, जिसको अपने करेक्टरिस्टिक बोल देते हैं। भी जो N होते हैं यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं किसी भी
स्पेसिफिक मटेरियल के लिए। जैसे कॉपर के लिए फिक्स होंगे, अगर आप उसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जैसे आप मोल लेते हो ना, मोल में क्या होता है कि आपको पता है कि आप जब मोल में अमाउंट ले लेते हो तो उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो यूनिट वॉल्यूम है उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होते हैं। तो एन और ई दोनों फिर से कांस्टेंट हो गए। तो जब ये कांस्टेंट क्या होंगे, इधर अपॉन में जाएंगे इसके, तो ए वी डी ये भी क्या आ जाएगा दोबारा से कांस्टेंट की इक्वल। अब कई सोचेंगे कि सर जब ये दोनों इसके अपॉन में गए तो इधर वाले कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। चेंज होगी, इससे मैं मना नहीं करता कि चेंज नहीं होगी, लेकिन अपने को सिर्फ कांस्टेंट से लेना देना है। हाँ हो सकता है कि यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू 10 थी इस वाले कांस्टेंट की, जब एन और ई अपॉन में चले गए तो यहाँ मान लो ये 5 से डिवाइड हो गया, 2 आ गई, अब नए कांस्टेंट की वैल्यू 2, लेकिन है तो कांस्टेंट ही। कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो a इंटू वी डी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। या इसको मैं लिख सकता हूं और a1 vd1 इज इक्वल टू a2 vd2, ये इक्वेशन लिख सकता हूं। और ये इक्वेशन अपने को क्या बता रही है भी, किसी भी अगर वायर में या किसी भी कंडक्टर में अगर आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए और उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। या अगर अपने पास क्या हो कि ये वाली इक्वेशन, ये इसी से लिखी हुई इक्वेशन है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा कंडक्टर है कि यहां तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 और आगे जाके यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है A2। कोई वायर ही ऐसी है कि पहले तो वो क्या है, पतली है, थिन है, और बाद में मोटी हो जाती है। यानी पहले यहाँ पे जो वायर थी पतली थी और बाद में मोटी हो गई, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो अब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी v_d1 है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी v_d2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन इक्वल होने का मतलब कि अगर मान लो कि यहां पे मैं इसकी वैल्यू ले रहा हूं 5, इस क्रॉस सेक्शन एरिया A1 की, और इसकी ले रहा हूं 20, ठीक है, 5 ले रहा हूं और 20 ले रहा हूं। अब इसको तो देखो, यहां पे मैंने जब मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 से, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए ये तो 500 आ गया, और 20 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से, फिर ही 500 आएगा। तो अब इसका मतलब कि जिस साइड आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, उस साइड इलेक्ट्रॉन की जो क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जिस साइड आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो कम होगी। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से जाएंगे, ज्यादा स्पीडली मूव करेंगे, और यहां से इलेक्ट्रॉन कम स्पीडली मूव करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके की इंसिडेंट है जैसे आप क्या करते हो, कि अगर आपके पास, अगर पिछले साल 11वीं क्लास में आपने लिक्विड वाला चैप्टर पढ़ा हो, तो उसमें आपने एक कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी। कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या था कि अगर मान लो आपके पास दो डिफरेंट जो क्रॉस सेक्शन एरिया वाली क्या है, एक पाइप है, सी अगर पाइप ले लें, तो उसका क्या होता है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। मतलब जो आपका क्या है, पतला सिरा है, मतलब जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, वहां पे जो क्या है, वाटर की स्पीड है या वेलोसिटी है, वो ज्यादा होगी, और दूसरी साइड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोटी पाइप में वेलोसिटी वाटर की कम होती है, पतली पाइप से आपका जो वाटर है वो ज्यादा दूर तक जाता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी उतनी ही क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, जैसे आप पानी छिड़कते हो ना पाइप से, एक तो पाइप से सीधा पानी आने दो, एक उसको दबा लो, तो वो ज्यादा दूर तक जाता है, वेलोसिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपने जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिक्रीज कर दिया। तो बिल्कुल ये इक्वेशन अपने पास आ जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि जहां अगर अपने पास क्या है कि अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया वाली पाइप है, तो जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, कम होगा, वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, और जहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है वहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा। ये आपके पास क्या है, अपने पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो ये आप लिख लो। फिर अपने इससे नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है वो भी कर लेते हैं साथ में बच्चों। ठीक है ना, तो इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपने नेक्स्ट करते हैं।
अब नेक्स्ट देखो बच्चों, जो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है वो क्या है कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी आपको वीडी और कैपिटल वी में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है यहाँ पर। ठीक है, जो वी कैपिटल वी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है, ऐसे मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग करा रहा हूं, कंडक्टर है और इस कंडक्टर की अपने लेंथ ले ली स्मॉल एल, और इसके जो ये वाले सिरे हैं यहाँ पे ए और बी पॉइंट है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आपने वी लगा दी, बैटरी लगा दी, पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना है, वी है। ठीक है, और इस कंडक्टर की लेंथ कितनी ले ली आपने, एल है। तो जो इसमें इफ वी हैव ए, यहां लिख देता हूं मैं, इफ वी हैव ए कंडक्टर having length small l and applying potential difference capital V, then इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं यहां पे, तो वो क्या हो जाएगा मुझे ये बताओ। एल लेंथ का कंडक्टर है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा उसके लिए, सोचो क्या आएगा। ठीक है, मैंने तो बता ही देना है, वीडियो पॉज करो यहाँ पे और सोचो, और मैं बाद में यहाँ पे आंसर बता देता हूं। ये हो जाएगा बच्चों V अपॉन में एल। क्या हो जाएगा, V अपॉन में एल हो जाएगा। समझ आई इतनी बात। अब आपको पता है, नाउ वी नो दैट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, इसकी वैल्यू वैसे तो होती है म्यू ई। ठीक है, म्यू ई होती है, या फिर इसको वी डी को अपने लिख देते हैं ई टो अपॉन एम इंटू में कैपिटल ई, ये वाली वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इस आपको क्या करना होगा, बस थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा, थोड़ा सा क्या है, वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। आपको पता है ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, तो इस ई की वैल्यू आप क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो। तो क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू टू, ठीक है, आप या ऐसे लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, ऐसे लिख देना यहाँ पे। तो जो आपके पास वी डी की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या आएगी, ई टो अपॉन एम तो पड़ा ही है, और साथ में यहाँ पे वी अपॉन एल आ जाएगी, वी अपॉन में एल, या इसको मैं थोड़ा सा और सिस्टमेटिक लिख देता हूं, ई वी अपॉन एम एल, जो आपकी बुक वाला फॉर्मूला है, और टो लिख जैसे मर्जी दो, चाहे ऐसे पढ़ा रहने दो चाहे ऐसे लिख लो, वो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लो फॉर्मूले में थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता हूँ ना, इस बस क्या है कि अगर मैं वी को यहाँ लिख दूं और टो को यहाँ लिख दूं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत, कि सर ये कैसे लिख दिया आपने, तो मल्टीप्लाई में चल जाता है, कोई बात नहीं। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों में क्या आ गया, रिलेशन आ गया है। आप कह सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूव होंगे, मतलब उन पे फोर्स ज्यादा लगेगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा। क्योंकि आप देखो यहाँ पे E इज इक्वल टू वी अपॉन एल है, तो अगर इसकी वैल्यू हाई है तो इसकी भी हाई होगी वैल्यू, और जब ये वाली वैल्यू हाई होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, फोर्स ज्यादा लगा तो वो मूव क्या करेंगे, फास्टली करेंगे, तो मूव फास्टली करेंगे तो उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। बाकी एक अपनी I इज इक्वल टू एन ए वी डी ई, ये फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें जो I है वो वी डी के क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आई करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बच्चों आपका था टॉपिक, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसमें रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, और एक आपका पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। ठीक है, तो ये आपके आज के टॉपिक थे बच्चों। नेक्स्ट देखो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखो। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल RBSC फिजिक्स नोट से मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट।